नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने शेड्यूल 3 शुरू किया था ऑफ सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017, जो कि बात करता था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जिसको कि गवर्नमेंट कहती है हम ना सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब ना तो हम सब उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि हम इसे दो पार्ट में कवर करेंगे, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैं मोटा मोटा एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विस था, उसके अंदर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल की सर्विसेज थी। एमपी एमएलए या कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई सर्विस दे रहा वो कवर थी। फ्यूनरल ब्यूरल और क्रिमिनेशन की सर्विसेज इसमें इंक्लूडिंग था। डिसीज पर्सन की अगर बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी यहाँ पे आएगा, और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग था। ठीक है, 5 हमने यहाँ पे कवर कर ली थी। अब हमारे पास में 5 और बचती है, वो हम आज कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेक्शन 7 से रिलेटेड हमारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, जिसमें हमारी स्कोप ऑफ सप्लाई, उसका शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग कौन सी कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कवर करेंगे एक एक्शनेबल क्लेम, मर्चेंट ट्रेड, हाई सी सेल या वेयर हाउस गुड्स की सेल्स, को इंश्योरेंस या फिर री इंश्योरेंस। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको इसमें भी किसी कैटेगरी में कोई सॉल्व करता है, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन आप करते हैं, तो वो भी हम सप्लाई के स्कोप से बाहर रखेंगे। सेक्शन 7 में तो सप्लाई नहीं माना जाएगा एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, तो आते सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम होता क्या है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसको होगा कि नहीं होगा भी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो हो गया तो आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें कौन से एग्जांपल के ला सकते हैं? इसमें आ सकता है आपका इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम, या फिर कोई कोर्ट का आपको केस चल रहा था और कोर्ट केस में कोई लॉ सूट के अंदर आपको केस लॉ सूट में आपको कोई अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, मींस इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम ये एक्शनेबल क्लेम कैसे हुआ? मतलब आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आपने उस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अपने प्रीमियम दिया, तब तो आपने जीएसटी पे कर दिया, बट उसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए आपने एक मोटर इंश्योरेंस ले रखा है, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप उसका इंश्योरेंस क्लेम कब कर सकते हैं? अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तब। ठीक है ना, मींस अगर गाड़ी को कुछ होगा या गाड़ी में कोई एक्सीडेंट या कोई डैमेज हो जाएगा तब आपको वो पैसा मिलेगा। और अगर आपकी गाड़ी में कोई डैमेज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, तो वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई ऐसा अमाउंट मिल रहा है इंश्योरेंस से, ठीक है, जो कि किसी एक्शन के होने के बाद में मिल रहा है, मींस कुछ हो गया, घटित हो गया, उसके बाद में मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे कवर होगा शेड्यूल 3 के अंदर, और हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम। ऐसी कोर्ट केस, मान लीजिए आपको कोई कोर्ट का केस चल रहा था किसी कंपनी के साथ में, ठीक है, आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला, केस डालने के बाद में आप केस जीत जाते हो, और उस केस के जीतने की वजह से कंपनी आपको अगर कोई अमाउंट पे कर रही है तो भी वो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी उस कंपनी के लिए, वो एक पेनल्टी है उसके लिए। ठीक है ना, तो वो एक्शनेबल क्लेम है कि मींस अगर कुछ घटित होता है, यानी कि केस लो जीत गए, तब वो पैसा मिल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर ऐसा कोई ऐसा अमाउंट भी आपको मिलता है, एक्शनेबल क्लेम में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है, तो वो भी हम सप्लाई नहीं सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे, स्कोप ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। बट इसके एक्सेप्शन भी है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? लॉटरी, गैम्बलिंग। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कहती है अगर लॉटरी खरीद रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप अमाउंट दे रहे हो तो उस पर जीएसटी हम चार्ज कर लेंगे। वो है तो ये भी एक्शनेबल क्लेम, मींस लॉटरी आप जब जीत जाओगे तो पैसा मिलेगा, तो है तो वो भी एक्शनेबल क्लेम ही कि मतलब कुछ घटित होगा, आप जीतोगे तब मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है इसको हम जीएसटी पर व्यू में रखेंगे, इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कवर हो गया हमारा एक्शनेबल क्लेम। दूसरा आता है मर्चेंट ट्रेड। मर्चेंट ट्रेड का मतलब क्या है कि आप एक इंपोर्टर है, ठीक है, आपने कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट किया किसी आउटसाइड कंट्री से, और उसको इंडिया में ना लेकर आकर के आपने बाहर से खरीदा और बाहर ही किसी दूसरी कंट्री को बेच दिया। मींस आपने चाइना से मटेरियल खरीदा, चाइना से गुड्स खरीदा और यूएसए को डायरेक्ट बेच दिया, यूएसए को सेल कर दिया। चाइना से गुड्स परचेज किया और यूएसए को सेल कर दिया, बट इसमें कंडीशन क्या है कि वो गुड्स इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं होना चाहिए।
इंडियन टेरिटरी में नहीं आना चाहिए। चाइना से गुड्स खरीदा और आपने डायरेक्ट यूएसए को भेज दिया, बाहर का बाहर चला गया, इंडियन टेरिटरी में एंटर नहीं किया, तो भी गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये क्यों नहीं है सप्लाई? क्योंकि वो गुड्स इंडिया में आया ही नहीं, और आपने क्योंकि वो गुड्स इंडिया में नहीं आया और इंडिया में आने के बाद में आपने सेल नहीं किया, आपने बाहर का बाहर ही बेच दिया, इंडियन टेरिटरी में नहीं आ पाया वो, ठीक है ना। तो वो भी गवर्नमेंट ये कहती है हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन ये सप्लाई हो जाती अगर आपने ये गुड्स परचेज करके इंडियन टेरिटरी में एंटर करवा लिए होते, कस्टम से क्लियर करवा दिए होते, और उसके बाद में क्लियरेंस के बाद में आप फिर इसको एक्सपोर्ट करते यूएसए को, तो गवर्नमेंट कह देती है कि भाई क्योंकि अब आपने इसको इंडियन कस्टम में क्लियर करवा लिया और उसके बाद में आप उसके यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हम इसको सप्लाई मान लेंगे। तो फिर आपको जीएसटी में रिपोर्ट करना होगा अगर वो इंडियन टेरिटरी में आ जाता। इंडियन टेरिटरी में नहीं आता तब वो मर्चेंट ट्रेड है, मीन आपने बाहर से खरीदा, आउटसाइड इंडिया खरीदा और आउटसाइड इंडिया ही भेज दिया, इंडियन टेरिटरी में एंटर नहीं करवाया, तो वो भी आपका सप्लाई के परव्यू से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में हमारी आती है हाई सी सेल्स या वेयर हाउस सेल। ठीक है, अब ये क्या होता है ये भी इसी तरीके से मर्चेंट ट्रेड के टाइप में ही है, बट इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं वेयर हाउस गुड्स। ठीक है, वेयर हाउस गुड्स का मतलब क्या होता है, जब आपको पता होगा कि आपकी गुड्स जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद में जब वो गुड्स पोर्ट पे आ जाता है तो वो कस्टम वेयर हाउस में रखा जाता है। ठीक है, और जब कस्टम वेयर हाउस में, जब तक वो गुड्स कस्टम वेयर हाउस में है तब तक वो होम कंजम्पशन के लिए क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, वो अभी इंडियन टेरिटरी में एंटर नहीं माना जाएगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने कोई गुड्स को मंगवाया और उसे अभी कस्टम वेयर हाउस में रखा हुआ है, कस्टम वेयर हाउस में है वो, ठीक है, कस्टम वेयर हाउस में है, और आपने क्या करा, उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर ना करवा के, होम कंजम्पशन मींस इंडिया में कंजम्पशन करने के लिए क्लियर नहीं करवाया कस्टम से, डायरेक्ट सेल कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, मतलब आउटसाइड इंडिया भेज दिया, डायरेक्ट सेल टू आउटसाइड इंडिया विदाउट क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो हम इसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। तो वेयर हाउस गुड्स के केस में अगर कस्टम वेयर हाउस में कोई गुड्स रखे हुए हैं और आपने उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं करवाया, डायरेक्ट सेल कर दिया आउटसाइड इंडिया, तो वो भी आपका सप्लाई की परव्यू से बाहर हो जाता है। इसी तरीके से होता है हाई सी सेल्स। ठीक है, हाई सी सेल्स में क्या होता है, कंज्यूमर ने, जो आपका इंपोर्टर है, जो इंपोर्टर है उसने गुड्स को मंगवाया, गुड्स परचेज किया आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज, और उसके बाद में उसने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर ना करा करके ही बेच दिया। मींस इस केस में आईसी सेल्स में क्या होगा, इसमें आपके गुड्स जरूरी नहीं है कि आउटसाइड इंडिया मतलब बाहर ही जाएंगे, बाहर कंट्री में जाएंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें ये गुड्स हो सकता है वो इंडिया में वापस आ ही जाए, बट क्योंकि आपने इन गुड्स को इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट किया, ठीक है, बट इसको कस्टम क्लियरेंस से पहले, कस्टम क्लियरेंस से पहले, कस्टम क्लियरेंस से पहले ही इसको सेल आउट कर दिया, सेल आउट। ठीक है, तो इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है हम इसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो हाई सी सेल्स में क्या होगा, आपने गुड्स परचेज किए बाहर से, बट इंडिया में कस्टम क्लियरेंस से पहले आपने उसे सेल आउट कर दिया, तो उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसे वेयर हाउस गुड्स के अंदर कोई गुड्स आपके कस्टम वेयर हाउस में रखे हुए थे, आपने उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर ना कराकर वहीं से डायरेक्ट सेल आउट कर दिया, तो इसमें आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, ये इनसाइड इंडिया भी हो सकता है, इनसाइड इंडिया भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब आपने किसी ऐसी कंपनी को बेच दिया जो कि इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, बट क्योंकि आपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाया तो उसने डायरेक्ट बेच दिया, तो उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हाई सी सेल्स और वेयर हाउस। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा को इंश्योरेंस। ठीक है, को इंश्योरेंस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि एक इंश्योरेंस को करने के लिए 2 से 3 कंपनी इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा किसी कंपनी ने कोई इंश्योरेंस करवाया और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कोई एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती कि मैं इतना बड़ा रिस्क खुद उठाऊं, तो वो क्या करता है, 3 या 4 इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के उसको इंश्योरेंस देती है, इंश्योर करती है, जिसमें से कि एक हमारा होता है लीड इंश्योरर, लीड इंश्योरर जो कि मेन कंपनी होगी। ठीक है, बाकी होते हैं हमारे इसके सब पार्ट, मतलब कोई अदर कंपनीज होंगी। ठीक है, मतलब होंगी वो भी इंश्योरेंस कंपनी, बट लीड इंश्योरेंस एक होगा। तो इसमें क्या होगा, लीड इंश्योरर जो है वो तो कस्टमर को सर्विस देगा, इंश्योरेंस की सर्विस कस्टमर को लीड इंश्योरर देगा, पूरा का पूरा प्रीमियम
जो इंश्योरेंस का होगा वो ये लीड इंश्योरेंस जो होगा, लीड इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो कस्टमर से चार्ज करेगी उस पूरे अमाउंट के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर जीएसटी भी गवर्नमेंट को पे कर देगी। उसके बाद में क्योंकि ये को इंश्योरेंस का केस है, इसमें क्या कर रखा है कि इसमें 2-3 कंपनी और इन्वॉल्व है, जिसमें से मान लीजिए इसका शेयर था 50%, इसका था 30%, इसका था 20%। ठीक है, 3 कंपनियां इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या किया, मान लीजिए इसने 10 लाख रुपए का प्रीमियम चार्ज किया था। ठीक है, 10 लाख के प्रीमियम पे इसने जीएसटी भी पे कर दिया, जो भी रेट लगता था 18% का मान लीजिए रखता है रेट, उसने 18% के हिसाब से पूरे 10 लाख पे जीएसटी भी पे कर दिया। अब क्योंकि ये भाई को इंश्योरेंस का केस, अब एक लीड इंश्योरेंस ने जब पूरा प्रीमियम ले लिया, तो जो अदर कंपनीज है शेयर तो उनको भी चाहिए अपना भाई, क्योंकि वो भी तो इंश्योरेंस का रिस्क उठा रही है ना। तो इसको इस परसेंटेज में बांट दिया जाएगा। मान लीजिए 5 लाख के लीड इंश्योरेंस का था, 3 लाख एक का था और 2 लाख एक का था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जब को इंश्योरेंस के केस में लीड इंश्योरर ने अगर कोई पूरा ग्रॉस प्रीमियम चार्ज करके उस पर जीएसटी जमा करवा दिया है, और उसके बाद में लीड इंश्योरर उस प्रीमियम अमाउंट को फर्दर जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज है उसके अंदर इन्वॉल्व, उस रिस्क के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे और उसके ऊपर भी जीएसटी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करा क्यों, रीजन क्या है इसका? देखिए, जब आपने लीड इंश्योरेंस में 10 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी जमा करवा दिया 18%, ठीक है, पूरे प्रीमियम के ऊपर, अब वो जब 10 लाख रुपए को इनको बांटेगा आगे, तो अगर वो 3 लाख रुपए और ये 2 लाख रुपए इस कंपनी की इनकम मान लीजिए, और गवर्नमेंट इनसे कहे भाई इस 3 लाख के ऊपर भी जीएसटी दो, इस 2 लाख के ऊपर भी जीएसटी दो, ठीक है, तो क्या होगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा, है ना। क्यों, 10 लाख में भी चला गया, उसके बाद में जो अलग से 5 लाख जा रहे हैं इसके ऊपर भी देना पड़ गया। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि को इंश्योरेंस के केस में जब ये लीड इंश्योरर अगर इंश्योरेंस प्रीमियम को बांट रहा है, प्रोवाइडेड कंडीशन कि उसने लीड इंश्योरेंस ने पूरे के पूरे ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी पे कर रखा है, और उसके बाद में वो प्रीमियम अमाउंट को अगर अपने अदर जो साथी है उनकी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की जिनके साथ में उसने मिलकर इंश्योरेंस करवाया करा है, उनको अगर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम बांटता है तो उसके ऊपर भी हमारे को जीएसटी नहीं चाहिए और उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। कंडीशन ये है कि ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी पूरा लीड इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया हो। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है एक री इंश्योरेंस का केस। इसमें को इंश्योरेंस में और री इंश्योरेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस रहता है। इसके अंदर कंपनियां 2 या 3 मिलकर के एक इंश्योरेंस करती है, इसके अंदर एक कंपनी इंश्योरेंस पहले कर देती है, उसके बाद में फर्दर इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से कराती है। ठीक है, वो कहती है भैया अब इतना बड़ा रिस्क तो मैंने ले लिया, मेरे को खुद को डर लग रहा है कि अगर कुछ हो गया तो पूरा अमाउंट मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो एक काम करता हूं मैं अपना इंश्योरेंस किसी और कंपनी से करवा लेता हूं। ठीक है, तो इस केस में जो री इंश्योरेंस होता है, ठीक है, री इंश्योरेंस के केस में जो पहली एक जो कंपनी इंश्योरेंस जिसने दे दिया उसने उस पूरे प्रीमियम के ऊपर जीएसटी पे कर दिया होगा। ठीक है, उसने फर्दर अपनी ही कंपनी का इंश्योरेंस दूसरे किसी इंश्योरेंस से करवाया, और उस केस में अगर ये री इंश्योरेंस कंपनी जब इससे प्रीमियम चार्ज कर रही है इंश्योरेंस कंपनी से, उस पूरे प्रीमियम के ऊपर अगर उसने जीएसटी पे कर रखा है, पूरे प्रीमियम पे जीएसटी पे कर दिया, और फर्दर ये री इंश्योरेंस कंपनी कुछ कमीशन का अमाउंट इस इंश्योरेंस कंपनी को वापस दे देती है, सीडिंग कमीशन कहते हैं इसको। मींस क्योंकि क्या होता है, री इंश्योरेंस क्यों दे रही है इस कंपनी को वापस इंश्योरेंस कंपनी कमीशन, क्योंकि भाई सारा काम जो भी वर्किंग का था, जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने सब वो कर चुकी थी, उसने फर्दर क्योंकि बस सिर्फ अपना इंश्योरेंस इस री इंश्योरेंस कंपनी से करवाया है, तो बिजनेस तो इसको भी मिला। तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है ठीक है, आपने क्योंकि सारा पेपर वर्क सब कुछ कर रखा है, हमारा कोई मेहनत इसमें नहीं लगी है, तो हम जो है आपको कुछ कमीशन अमाउंट दे देंगे। मान लीजिए इसने प्रीमियम दिया था इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख रुपए का, ठीक है, और इस री इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं आपको 80,000 रुपए का एक कमीशन दे दूंगी आपको वापस, सीडिंग कमीशन वापस इसको दे दिया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इसके लिए कितना हुआ, 4,20,000, पर जीएसटी उसने जो री इंश्योरेंस कंपनी है उसने पूरे 5 लाख पे पे कर रखा, पे इस पे होगा जीएसटी। ठीक है, अगर री इंश्योरेंस कंपनी पूरे 5 लाख रुपए जो प्रीमियम उसने चार्ज किया तो उस पर जीएसटी पे कर रखा, और उसमें से अगर उसने कुछ कमीशन इसको वापस करी है, तो उस सीडिंग कमीशन को भी गवर्नमेंट कहती है कि हम सप्लाई नहीं मानेंगे। वैसे कमीशन जो होता है वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, बट सीडिंग कमीशन के केस में, री इंश्योरेंस के केस के अंदर आपका अगर ये री इंश्योरेंस कंपनी वापस इंश्योरेंस कंपनी को कोई जीएसटी वो कमीशन अमाउंट पे कर रही है, और इस री इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे के पूरे प्रीमियम ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर अगर जीएसटी पे कर रखा, तो गवर्नमेंट कहती है कि इस कमीशन को हम सप्लाई नहीं मानेंगे और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है।
इसका भी सेम रीजन है कि भैया अगर इसके ऊपर भी वो जीएसटी मांग लेती है तो क्या होगा, 5 लाख पे भी जीएसटी पे होगा, 80,000 पे भी पे होगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट इसको मना करती है कि सीडिंग कमीशन के केस में अगर री इंश्योरेंस कंपनी ने ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी पे कर रखा है तो हमें उस कमीशन को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उस कमीशन इनकम को, और उसके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसका पूरा का पूरा पार्ट 2 कवर हो गया है। तो मैं एक बार इसका क्रक्स बता देता हूं फटाफट आपसे को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने कवर कर लिया है शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी 2017, जो कि बात करता है कोई ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन जिसको गवर्नमेंट कहती है कि हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके अंदर हमारे 10 केस टोटल कवर होते हैं, जिसमें पहला होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का केस। अगर एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है तो वो हमारा जीएसटी के परव्यू से बाहर है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर आपने कोई कोर्ट फीस पे करी या फिर कोई केस फाइलिंग के लिए कोर्ट में कोई फीस जमा करवा रहे हैं, तो उस केस में भी हम उसको कहता है गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि हम इसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। कोई एमपी एमएलए कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई सर्विस दे रहा है, क्योंकि एमपी एमएलए को भी सैलरी मिलती है, तो वो भी हमारा सप्लाई की डेफिनेट स्कोप से बाहर हो जाता है। फ्यूनरल, ब्यूरियल या क्रिमिनेशन की कोई सर्विसेज है, मतलब किसी की डेथ पर्सन की कोई लास्ट राइट्स आप कंप्लीट करवा रहे हैं, तो उस केस में भी अगर वो सर्विस आप ले रहे हो तो उसकी भी जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगेगा, उसको भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। और इसके अंदर डिसीज की अगर बॉडी ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कोई सर्विस अगर आपने एम्बुलेंस के लिए, वो भी इसमें कवर हो जाएगी। पांचवा हमारा सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग का केस है। अगर सेल ऑफ लैंड आपने करी है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, तो उसको भी सप्लाई की स्कोप से बाहर रखा गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि बिल्डिंग के केस के अंदर शेड्यूल 2 के 5 के क्लॉज बी के अंदर ये बोला गया कि अगर ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन भेज दी जाती है, मींस उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होगा। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद में बिल्डिंग सेल आउट होती है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। छठा हमारा है इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम, मींस अगर कोई भी ऐसा एक्शन होने के बाद में कोई अमाउंट आपको मिल रहा है, जिसमें कि एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस क्लेम या फिर कोई कोर्ट केस हुआ, उसका लॉ सूट के बाद में आपको कोई अमाउंट मिल रहा है, तो वो भी आपका सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, लॉटरी या गैम्बलिंग का अमाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लॉटरी या गैम्बलिंग का अमाउंट है तो वो आपका जीएसटी के अंदर कवर होगा और सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा वो। उसके बाद में हमारा मर्चेंट ट्रेड, मींस आपने कोई गुड्स आउटसाइड इंडिया से खरीदा और आउटसाइड इंडिया ही बेच दिया उसको विदाउट एंटरिंग इन द इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर वो गुड्स एंटर नहीं किया, बाहर से आपने आउटसाइड कंट्री से खरीदा और आउटसाइड कंट्री को ही बेच दिया, तो वो भी आपका सप्लाई डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। उसके बाद में हाई सीज सेल या वेयर हाउस का केस है, मींस आपके कस्टम वेयर हाउस में कोई गुड्स रखे होते हैं, आपने उसे होम कंजप्शन के लिए इंडिया में क्लियर नहीं करवाया, डायरेक्ट उसको सेल आउट कर दिया, तो वो भी आपकी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। इसी के तरीके से अगर आपने कोई गुड्स बाहर आउटसाइड कंट्री से खरीदा, लेकिन उसको आपने होम कंजम्पशन मतलब कस्टम से होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराने से पहले ही गुड्स को सेल आउट कर दिया, तो वो भी आपकी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। कोई इंश्योरेंस के केस में, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर लीड इंश्योरेंस अपना जो ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया उस प्रीमियम को अपने फर्दर जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो भी आपका सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर होगा, प्रोवाइडेड की जो लीड इंश्योरर है उसने पूरे के पूरे ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी पे कर रखा हो। उसके बाद में लास्ट केस है आपका री इंश्योरेंस का। री इंश्योरेंस के केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना री इंश्योरेंस करवाया है और री इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योरेंस कंपनी को सीडिंग कमीशन मीन उसको कमीशन पे कर रही है, तो उसके ऊपर भी हमारे को जीएसटी नहीं दे रहा, मीन उसको भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है, प्रोवाइडेड कि री इंश्योरेंस कंपनी ने जो है ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर अपना जीएसटी पे कर रखा हो। ठीक है, तो हमारा ये पूरा का पूरा कवर हो गया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे YouTube पेज के ऊपर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे उसके कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। फर्दर ऐसी ही अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।